साल था 1305 का। खिलजी के क्रूर यवन सैनिक मालवा के शांति और स्वाभिमान के साथ जी रहे राज्य पर चढ़ आए थे। राजपूत सैनिक अपनी अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने और अपने शत्रुओं के खून से रणचंडी को रक्त का भोग अर्पित कर रहे थे। चारों तरफ युद्ध का हृदय विदारक दृश्य पसरा हुआ था, परंतु युद्ध के मैदान से दूर झील के मनोहर किनारे पर एक राजपूत युवक एक 16 वर्षीय तरुणी का इंतजार कर रहा था। तरुणी आई, उसके होठों पर एक अदम्य साहस से भरी मुस्कुराहट खेल रही थी, पर युवक के होठ दृढ़ता से भीजे हुए थे। युवक ने सुंदरी से कहा, बलिदान की घड़ी आ पहुंची है, मुझे जाना ही होगा, विदा लेने आया हूँ, मुझे विदा दो सावित्री। इस पर सावित्री ने कहा, सारंग, हिंदू प्रेमिकाएं बलिदान में बाधा नहीं बनती, बल्कि उसकी प्रेरणा बनती है। आप प्रसन्न होकर जाइए, पर उसके पहले मेरा निर्णय यही करते जाइए। वे युद्ध में हारे हुए हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, आपको तो पता ही है। बलिदान की घड़ी तो मेरे लिए भी है ना मेरे प्रिय। सारंग ने झांका सावित्री की आंखों में और कांपते हुए बोल उठा, ऐसा ना कहिए सावित्री। पर सावित्री ने तुरंत ही उसकी बात काटी और कहा, तलवार उठाइए सारंग, इस देह को आपके सिवा कोई दूसरा छू नहीं पाएगा। और फिर सारंग के हाथ दृढ़ता पूर्वक अपने म्यान की तरफ बढ़ चले। तो कौन था वह वीर युवक सारंग और कौन थी उसकी 16 वर्षीय प्रेमिका सावित्री, जिन्होंने प्रेम और युद्ध के दोनों ही मोर्चों पर इतिहास में अपना ऊंचा मुकाम हासिल किया है। साथ ही हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता और मालवा के परमार सेनापति कोका की वीरता की कथाओं के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अब आइए प्रारंभ करते हैं। सन 1305 के आसपास की बात है। उस समय मालवा की राजगद्दी पर परमार वंशीय मालक देव का शासन था। वे भोज द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके सेनापति कोका देव या गोगा देव थे, जिन्हें की हरनंद कहा जाता है। वे बड़े ही शक्तिशाली थे और प्रभावशाली इतने कि बहुत सारे इतिहासकार तो ऐसा भी मानते हैं कि उनका शासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता था। कोका का एक पुत्र था जिसका नाम था सारंग। सारंग बड़ा ही वीर था और बड़ी कम उम्र में ही मालवा की गलियों में सारंग की वीरता के चर्चे फैलने लगे थे। उसी समय में मलक देव के एक सूबेदार की बेटी हुई सावित्री भी अतुलनीय सुंदर थी। वे इतनी सुंदर थीं कि जो भी देखता कहता कि किसी अप्सरा ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। उनकी रंगत ऐसी थी जैसे किसी ने मक्खन में चुटकी भर सिंदूर मिला दिया हो, और वे इतनी प्यारी थीं जैसे लगता था परी देश से कोई परी मालक देव के राज्य में आकर निवास करने लगी हो। मालवा की गलियों में उन दोनों ही युवाओं के चर्चे फैलने लगे थे और वे दोनों हम उम्र थे। यहाँ एक तरफ सारंग अपनी वीरता और सुंदरता के लिए चर्चित हुए, वहीं दूसरी तरफ सावित्री अपने सौंदर्य के बल पर मालवा के घर घर में गाई जाने लगी थी। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि उन दोनों का एक दूसरे के प्रति झुकाव होता, और यह झुकाव हुआ उम्र के उस पड़ाव पर जब प्रेम अक्सर ही दिलों में अपना प्रभाव जमाने लगता है। सावित्री ने अपना हृदय सारंग को दे दिया और सारंग भी सावित्री पर मर मिटे। वे दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे और झील के किनारे अक्सर ही मिलने जाया करते थे। यह वैसा दौर था जब चारों तरफ युद्ध ही युद्ध बिखरा हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर इस्लाम का शासन स्थापित हो गया था और वे लोग किसी को भी चैन से बैठने नहीं देते थे। ऐसे में दो प्यार करने वालों को कौन देखे, फिर भी प्यार की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न झील के किनारे मिलते और आपस में प्रेम की बातें करते, प्रेम भरे सपने देखते थे। सावित्री बार बार सारंग पर यह दबाव बना रही थी कि वे अपने पिता से सावित्री के साथ विवाह की बात करें, क्योंकि उन दोनों की उम्र 16 वर्ष के आसपास पहुंच गई थी और उस समय लड़की का विवाह 16 वर्ष में हो ही जाता था। सावित्री के लिए उनके पिता ने लड़के देखने प्रारंभ कर दिए थे और ऐसे में एक दिन झील के तट पर बैठे हुए सारंग ने एक कंकड़ उठाकर में फेंका। पानी में लहरें उठी। उन्होंने अपने पास बैठी हुई सावित्री से पूछा, क्या सचमुच आपके हृदय में इतनी ही लहरें उठती हैं? सावित्री ने जैसे झलकर कहा, आप यूं ही झील की लहरों से हमारे प्रेम को तोलते रहिए, उधर मेरे पिता मेरा विवाह तय कर रहे हैं। इस पर सारंग ने अपनी ही मग्न में कहा, विवाह तय करने से क्या होता है? नदी की जिस लहर के पास सामर्थ्य हो वह तट को छू ही लेती है। अपनी तलवार के एक हाथ से ही ताड़ का पेड़ काट देने वाले सारंग का प्रेम कोई ऐसे ही छीन ले, यह संभव है? इस बात पर सावित्री खिलखिला उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खजूर का पेड़ काटने वाला क्या मेरे पिताजी का सर काट देगा? आप इतनी बातें क्यों बनाते हैं सारंग? कितने दिनों से कह रही हूँ कि अपने पिताजी से कहकर हमारे विवाह की बात चलाइए, वो तो आप करेंगे नहीं, केवल डींगे हाँकेंगे। सारंग खींच उठा। उसने कहा, तुम समझती नहीं हो, पिताजी के सामने जाते ही मेरी वीरता कहाँ चली जाती है, मुझे स्वयं समझ नहीं आता। मैं समझ नहीं पाता कि कैसे उनसे कहूँ कि महान मालवा राज्य के सेनापति कोका आपके यशस्वी पुत्र सारंग ने प्रेम किया है। आप शीघ्र उसका विवाह अद्वितीय रूप से सावित्री से कर दीजिए। सारंग ने भाव बनाते हुए कुछ इस तरह कहा
कि सावित्री खिलखिला उठी और फिर कहा, जो भी हो सारंग पर कहना तो पड़ेगा ना, बिना कहे काम भी नहीं चलने वाला। सारंग ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और जैसे प्रतिज्ञा के स्वरों में कहा, कहूंगा, मैं शीघ्र ही 2-4 महीने में पिताजी से बात करूंगा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सावित्री ने जल में एक बड़ा कंकड़ फेंका और चल पड़ी। आप यहीं बैठकर लहर गिनिए, मैं तो अपने घर चली। सारंग झुंझला, कहाँ रुकिए ना, अभी घर जाकर कौन सा पहाड़ तोड़ना है। सावित्री थोड़ा रुकी और मुस्कुराती हुई बोली, एक शर्त पर रुकूंगी, आप मुझे छूकर सौगंध खाएं कि आज ही आप पिताजी से बात करेंगे। सारंग ने झड़का, आपको छूकर छी, मैं बिना विवाह किए हुए आपको स्पर्श कैसे कर सकता हूँ भला। फिर तो हम चले, सावित्री ने कहा, आप लहर गिनिए। इस पर सारंग ने कहा, जाइए, पर स्मरण रहे मैं पिताजी से शीघ्र ही बात करूंगा। और यह झील उनके प्रेम का साक्षी था। दोनों यहाँ नित्य आते थे। सावित्री अपने घर की तरफ चल पड़ी और सारंग सावित्री के प्रेम में मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन यह समय ऐसा नहीं था जहाँ पर प्रेम की कहानियां लिखी जाएं, बल्कि यह समय इस्लाम के बर्बर युग का वह समय था जहाँ पर किसी को भी समुचित रूप से जीने का अधिकार भी नहीं मिल पा रहा था। सन 1305 ईस्वी में मेवाड़ के विजय से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी की विजय सेना मालवा की ओर मुड़ चुकी थी। उस समय मालवा के शासक मालक देव थे और उन्होंने सुल्तान के अधिपत्य को स्वीकार करने से उसी समय मना कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही क्रूर था और उसकी क्रूरता के बारे में आप भी जानते ही होंगे। उसके चाचा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी बेटी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह भी किया था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक का पद मिला और कड़ा माणिकपुर के एक सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी अपनी क्रूरता के दम पर उस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहा और इसी कारण जलालुद्दीन खिलजी ने उसे कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी सौंप दी और उससे मिलने के लिए कड़ा माणिकपुर भी गए। भिलसा चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी थी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की धोखे से हत्या कर दी और वह दिन था 22 अक्टूबर 1296 जब जलालुद्दीन खिलजी उससे गले मिल रहा था। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सैनिकों मोहम्मद सलीम और इख्तियार के साथ मिलकर अपने ही सगे चाचा और अपने ससुर की हत्या करवाकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया और एक क्रूर इतिहास भारत की प्रतीक्षा करने लगा। यही अलाउद्दीन खिलजी जब 1305 में अपनी सेना के साथ मालवा में पहुंचा तो महलक देव बड़ी ही शांति और स्वाभिमान के साथ अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने अल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी और अलाउद्दीन खिलजी ने महलक देव से कहलवाया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप अपने राज्य को छोड़कर भाग जाइए और राज्य की सभी स्त्रियों और सारा धन हमें सौंप दीजिए। किसी भी स्वाभिमानी राज्य के राजा के लिए यह तो संभव नहीं था और ऊपर से महलक देव थोड़े कमजोर शासक माने जाते थे, लेकिन फिर भी उनके सेनापति बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा थे और उनका शासन में हस्तक्षेप भी था। इसीलिए महलक देव ने अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं मानी और कोका के नेतृत्व में सेना को तैयार करने का हुक्म दे दिया। यहीं पर अमीर खुसरो, जिन्हें कि बहुत सारे लोग बड़े ही प्रेम के साथ याद करते हैं, उनकी नफरत से भरी हुई बातें देखिए। वे लिखते हैं कि इस्लाम की सेना ने इस परमार सेना को हरा दिया और पृथ्वी हिंदू रक्त से नम हो गई। युद्ध में गोगा मारा गया और उसका सिर दिल्ली के सुल्तान के पास भेज दिया गया। यह तो हुई युद्ध के परिणाम की बात और परिणाम स्वाभाविक ही था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ही विशाल थी और मालवा एक छोटा सा राज्य था। उसकी सेना इतनी विशाल नहीं थी। हालांकि अमीर खुसरो इतिहास में लिखते हैं कि अलाउद्दीन की सेना छोटी थी, 1000 की सेना थी और 1 लाख की सेना थी महलक देव के पास। परंतु तो यह बात जचती नहीं है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। उसके पास विजय का एक पूरा इतिहास था और मालवा एक छोटा सा राज्य। फिर कैसे मालवा के पास इतनी बड़ी सेना हो और दिल्ली के पास इतनी छोटी सेना? यह संभव ही नहीं है। जबकि हिंदू इतिहासकार बताते हैं कि राजपूती सेना बहुत कम थी और यवनों की वेतन भोगी सेना बहुत अधिक थी। जब महलक देव ने खिलजी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो इसका सीधा अर्थ था अलाउद्दीन की सेना से युद्ध। महलक देव ने अपने सेनापति कोका से विमर्श करने के बाद सेना को शीघ्र तैयार करने का आदेश दिया। सेना तैयार करने जैसी कोई बात तो थी नहीं क्योंकि राजपूत सैनिकों के लिए युद्ध एक यज्ञ था। वे सदैव इस यज्ञ के लिए लालायित रहते थे। जहां एक तरफ सेनापति कोका प्राणांतक युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पुत्र सारंग अपनी युवावस्था में प्रेम की गिरफ्त में पड़े हुए प्रेम के सपने देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि मैं अपने पिताजी से सावित्री से विवाह करने की बात चलाऊंगा। जैसे ही सेनापति को तैयारियों के बीच कुछ समय मिला, वे अपने कक्ष में विचार के लिए गए हुए थे। उसी समय सारंग ने उनकी तंद्रा भंग की। उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
सेनापति ने शीश उठाया और मुस्कुरा उठे। बोले, आओ पुत्र, मुझे भी तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी है। संभव है कि अगले 2-3 दिन में ही हमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करना पड़े। मैंने सेना को कुछ टुकड़ों में बांटा है, जिसमें तुम्हें अपनी टुकड़ी के साथ दुर्ग के अंदर रहकर दुर्ग की रक्षा करनी है, और यदि हमारी सेना युद्ध के मैदान में कमजोर पड़े तो फिर हमारी सहायता करनी है। अच्छा, तुम बताओ क्या कह रहे थे? सारंग एक ही झटके में प्रेम की स्वप्नील वादियों से वास्तविकता की कठोर धरातल पर आ खड़े हुए थे। उन्होंने बात बदल दी और कहा, कुछ नहीं पिताजी, खिलजी से युद्ध तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। चित्तौड़ के अपराधी को दंडित करने की मेरी चाह अब अवश्य ही पूरी होगी। सेनापति ने कहा, पर तुम भी कुछ कहने आए थे ना बेटा? सारंग ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, अब युद्ध के बाद कहेंगे। पिता पुत्र दोनों मुस्कुरा उठे थे, पर सारंग के माथे पर उत्साह की चमक विद्यमान थी। तीसरे समय झील के तट पर सारंग ने सावित्री को अपने अतुल्य साहस की कथा सुनाई कि कैसे वह आज पिता के पास विवाह की बात करने पहुंच ही गया था, पर युद्ध के कारण उसने इसे उचित नहीं समझा। सावित्री के मुखड़े पर भी वही चिर परिचित मुस्कान उभर आई थी। मालवा के दुर्ग में युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। तुरंत ही खिलजी के खिलाफ युद्ध का नगाड़ा फूंक दिया गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। 2 दिन तक युद्ध चला और फिर वही हुआ जो सदैव होता आया था। राजपूत हारने लगे थे। कारण था कि उनकी आधी से अधिक सेना वीरगति को प्राप्त कर चुकी थी। उनकी सेना बहुत छोटी थी और वीरगति को प्राप्त करने का कारण भी था भारत की अति बुद्धिजीविता, सबके प्रति मानवता का भाव। राजपूत युद्ध करने के लिए युद्ध कर रहे थे और यवन जीतने के लिए लड़ रहे थे। राजपूत धर्म युद्ध कर रहे थे और खिलजी सेना को किसी भी तरह विजय प्राप्त करनी थी। युगों युगों से भारत केवल एक ही भूल करता रहा है, और वह है हर आदमी को मनुष्य समझना। एक बार भारत का एक योद्धा ऐसा हुआ जिसने यवनों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया, और वह था तक्षक, जिसने मोहम्मद बिन कासिम के जिहाद का ऐसा उत्तर दिया था जिसके कारण अगले 300 वर्षों तक भारत की तरफ किसी भी अरब ने मुंह उठाकर भी नहीं देखा, जबकि यही वह समय था जिसमें पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। और यदि तक्षक नहीं होता तो हो सकता था कि भारत भी एक इस्लामिक देश होता, लेकिन तक्षक के एक मुंह तोड़ उत्तर ने 300 वर्षों तक भारत की इस्लाम से रक्षा की थी। लेकिन यहाँ पर वही हो रहा था जो आगे के समय में होता आया था। ये सभी हर आदमी को मनुष्य समझ रहे थे। मानवता के स्थापित मानकों पर खरे उतरने की चाह में मस्त भारतीयों पर इसी कारण हर बार बाबर ने जीत की थी। वे कभी समझ ही नहीं पाए कि दुष्ट दया के नहीं दंड के अधिकारी होते हैं। दूर देश से निरीह बनकर शरण मांगते आए बाबर भी कुछ दिनों बाद कत्लेआम का ही खेल खेलते हैं। मालवा की सीमा पर बसे विधर्मियों ने खिलजियों की भरपूर सहायता की थी, जिसका फल था कि राजपूत हारने लगे थे। शाम का समय था। दुर्ग में दूत ने संदेश पहुंचाया कि सेना आधी से भी कम रह गई है, अतः दुर्ग के लिए आरक्षित सारंग की टुकड़ी को भी शीघ्र ही युद्ध के लिए निकलना होगा। सारंग के लिए यह जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण था। संध्या हो आई थी। युद्ध के लिए प्रस्थान को तैयार। सारंग को जैसे कुछ याद आया हो, उसने सेना को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहकर घोड़े को झील की तरफ दौड़ा दिया। आज झील की पानी में बिना पत्थर मारे ही लहरों की भागा दौड़ी लगी हुई थी, और उसी तरह सावित्री के हृदय में भी अनंत हिलने उठ रही थी। सारंग ने कहा, युद्ध की दशा विपरीत है। सावित्री, शायद यह अंतिम मिलन हो। सारंग ने देखा, सावित्री के मुख पर वही परिचित मुस्कान थी। वह मुस्कुरा उठा। सावित्री ने पूछा, फिर मुझे क्या कहते हैं? सारंग, यही तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या कहूँ, सारंग ने कहा। इस पर सावित्री ने दृढ़ स्वरों में उत्तर दिया, युद्ध के बाद वे हिंदू नारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, स्मरण है ना? सारंग ने कहा, सब स्मरण है, तभी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ। सावित्री ने कहा, एक बात कहूँ, मानोगे? सारंग ने झांका। सावित्री की आंखों में और हड़बड़ा कर कह उठा, यह संभव नहीं। सावित्री ने कहा, क्यों संभव नहीं? आपको याद है कि सिंध विजय के बाद कासिम ने महाराज दाहिर की पुत्रियों के साथ क्या किया था? आपको याद है कच्छ विजय के बाद महाराज करण देव की महारानी कमला देवी के साथ क्या व्यवहार हुआ था? क्या आप भूल गए? किरण थंबोर नरेश हमीर देव और चित्तौड़ नरेश रत्न सिंह के अंतपुर की नारियों ने क्यों जौहर किया था? सारंग अधिक सुन नहीं सका। उसने कहा, चुप हो जाइए सावित्री, मेरे कान फट जाएंगे। सावित्री ने कहा, फिर अपना कर्तव्य पूरा करो वीर। आज की संध्या देखेगी कि राजपूत प्रेम कैसे करते हैं। आज धरती और आकाश हमारे प्रेम का चरम देखेंगे। सारंग ने कहा, पर हमारा विवाह भी नहीं हुआ सावित्री। सावित्री ने कुछ क्षण देखा सारंग की ओर और झटके के साथ उसका मुंह खींचकर चूम लिया। फिर कहा, हो गया विवाह। अब भौचक सारंग ने कहा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सावित्री मुस्कुरा उठी। आप प्रेम की महागाथा लिखने जा रहे हैं सारंग। उस डूबते सूर्य ने कभी ऐसा प्रेम नहीं देखा होगा। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। सारंग ने देखा सावित्री के मुखड़े पर देवियों जैसा तेज झलक रहा था। उसने कुछ पल सोचा, फिर एक झटके के साथ म्यान से तलवार खींचकर एक हाथ दिया।
सावित्री का धड़ झील के जल में और शीश सारंग की गोद में पड़ा था। उसके कटे शीश के मुख पर अब भी वही मुस्कुराहट पसरी हुई थी। सारंग की आंखों से 2 बूंद गंगा जल सावित्री के मुख में गिर पड़ा। फिर उसके बाद युद्ध क्या था, हार जीत की लालसा से परे आत्मसर्ग की पराकाष्ठा पर खड़े सारंग ने अपना तांडव दिखाया था। युद्ध के अंतिम क्षणों में राजपूतों की वीरता देवताओं को भी मात करती रही है। एक एक सैनिक 100 को काट कर कटते हैं। पहले कोका गिरे, फिर सारंग और अंत में महाराजा महलक देव वहां से भागकर मांडू में शरण लिए। अलाउद्दीन का मालवा पर अधिकार हो गया और उसने अपने सेनापति मुल्तानी को मालवा का प्रांतपति नियुक्त कर दिया था। मुल्तानी ने बाद में मांडू से भी महालक देव को निष्कासित कर दिया और अंततः महालक देव भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। युग बीत गए, सारंग और सावित्री की प्रेम की कथा किसी को याद नहीं। भारत की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है और इसीलिए यह बार बार विधर्मियों की शरण स्थली, विधर्मियों की ही आराम गाह बनती रही है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।